सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस किया था और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे ट्राई किए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे कि टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्मॉल मेटालिक स्फीयर A and B repel each other with a force 2 into 10⁻⁻5 Newton when placed in air. Neglect gravitational attraction. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हमें निगलेक्ट करके चलना है, उसको हमें मेजर नहीं करना, मतलब उसको हमें मान के नहीं चलना। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि जैसे हमारे पास मान लो ये दो स्फीयर हैं, एक A है और एक स्फीयर हमारे पास B है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमें दी गई है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू में दी गई है, कितना है 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, और एक दूसरे को ये रिपेल भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की पोलैरिटी जो है वो सेम ही रही होगी, या तो प्लस या माइनस, क्योंकि रिपेल हो रहा है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C is touched to B and then placed at the midpoint of line joining A and B. क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है कि अब एक नया स्फीयर आ गया अनचार्ज्ड, जो C स्फीयर उसका नाम है, एक अनचार्ज स्फीयर आ गया जिसको B के साथ टच किया गया पहले और फिर इन दोनों के बीच में उसको रख दिया गया। मेरी बात समझ आई? मान लेते हैं कि जब स्फीयर C नहीं था, इनके बीच का डिस्टेंस तो R ही है ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो जब C नहीं था तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, A और B के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0, जिसको हम लोग K लिख देते हैं, Q1 Q2/r²। अब इसमें हमसे बोला गया था कि इक्वली चार्ज्ड, बोला है इक्वली चार्ज्ड, यानी मान लेते हैं इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है, तो क्या होगा Q1 Q2/r²। और यार इसी की वैल्यू तो हमें बच्चों ये दी गई है फोर्स, यानी 2 into 10⁻⁵, यही तो दिया है हमें। ठीक है ना? yes. अब इसके बाद हमसे बोला कि एक अनचार्ज स्फीयर आया C, जिसको B के साथ कांटेक्ट में लाए और फिर उसको रख दिया कहीं बीच में। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनने की जरूरत है। जैसे मान के चलो ये कोई दो टैंक है पानी के, ये मान लो पानी के दो टैंक हैं, इस तरह से ये आइडेंटिकल टैंक है बिल्कुल पानी। ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक भरा है और इसमें पानी यहाँ तक भरा है, क्या इनका कोई कनेक्शन है आपस में? No, sir. अरे बोलो क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा सर। अरे कोई कनेक्शन है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाए कि इन दोनों को हम किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दें इस तरह से, क्या होगा? पानी फ्लो होगा, हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के लेवल सेम ना हो, इक्वल नहीं हो जाते। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो व्हेन C टचेस B, जब स्फीयर C जो है वो B को टच करता है तो दोनों पे एवरेज चार्ज आएगा कि नहीं? दोनों पे एवरेज आ जाएगा चार्ज। अब देखो C इनिशियली अनचार्ज था, लेकिन B पे तो Q चार्ज था ना, तो एवरेज चार्ज जो आएगा अब वो कितना हो जाएगा? C पे चार्ज कितना था? 0, B पे चार्ज कितना था? Q, और दोनों का एवरेज हम ऐसे ही तो निकालेंगे। दो चीजों का एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों का सम अपॉन 2। तीन चीजों का एवरेज कैसे निकालते हो? तीनों का सम अपॉन 3। तो वही है, दोनों चीजों का एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों का सम अपॉन 2। तो C को टच करा था B से, तो C पे कोई चार्ज था क्या? नहीं। B पे तो चार्ज था ना, Q और अपॉन 2। तो यानी कहने का ये मतलब है कि अब चार्ज कितना आ गया? Q/2। अब सुनना मेरी बात, ये Q/2 किस पे आया? क्या A पे आया? नहीं सर, A पे तो वही है, क्योंकि A से तो कोई मतलब ही नहीं है। A से कोई मतलब था क्या? नहीं था। लेकिन सर अब जो ये B स्फीयर है ना, इस पे चार्ज कितना हो गया? Q/2। क्यों सर? क्योंकि इसने अपना आधा चार्ज इस C को दे दिया ना, Q/2। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद आप B, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें बोला गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, और इस जो C स्फीयर को रखा था वो कहाँ रखा था? मिड पॉइंट पे, यानी ये डिस्टेंस R/2 होगा R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2 होगा। यस। अब आप C और B के बीच का फोर्स निकालो।
आप यहाँ पे सी और बी के बीच का फोर्स निकालो, कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो Q1 कितना है यहाँ पे, यस सर। Q/2, Q2 भी कितना है, Q/2 और अपॉन में आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना है, ये R/2 का स्क्वायर आएगा। इसको प्लीज आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन ये 2 × 2 4 हो जाएगा और पूरे के अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया आई थिंक, यस सर। है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, KQ स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये आएगा। यस सर। यस सर। सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लेना एक बार। ओके, अब हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। अब वो हमसे कह रहा है कि सी पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए कितना होगा। अब सुनना मेरी बात, ये जो फोर्स लगा ये किसने लगाया था, बी ने लगाया था सी पर, लगाया था, ये देखो लिखा है मैंने। अब ए और बी का भी तो निकाल लो फोर्स इस सिचुएशन में। ये जो ए और बी के बीच का ये वाला जो फोर्स निकाला था वो तो तब निकाला था जब सी को टच नहीं किया था बी ने, लेकिन अब जब सी बी को टच कर चुका है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो अब ए और बी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना होगा, देखते हैं। तो ए और बी के बीच में अब कितना फोर्स लग जाएगा बताओ, के ए पे चार्ज कितना है Q, बी पे चार्ज कितना है Q/2 और डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर, डिस्टेंस तो आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर होगा। यानी ये वैल्यू किसकी आई, FAB की। और आपको बहुत अच्छे से पता है, देखो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू को भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 10⁻⁵ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ही था। लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर तो है लेकिन अपॉन में 2 भी है, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ अपॉन 2, यानी ये कैंसिल, तो बचेगा 1 × 10⁻⁵ बचेगा कि नहीं। यस सर। वेरी नाइस। अब हमें चाहिए था इनके बीच का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा आप बताओ मुझे। देखो अगर हम ए और बी के बीच की बात करते हैं तो ए ने बी पर जो फोर्स लगाया वो यहाँ की तरफ लगाया होगा, रिपल्शन करेगा, रिपेल करेगा। और जो बी पे फोर्स बी जो सी पर फोर्स लगा रहा होगा वो इसको यहाँ की तरफ लगा रहा है, रिपेल इसको कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है रिपेल इसको, क्योंकि सेम ही तो है, प्लस 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 रिपल्शन। तो इनका जो नेट फोर्स निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁵ माइनस 1 × 10⁻⁵, यानी हम बोल सकते हैं 1 × 10⁻⁵ न्यूटन। दैट इज योर आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। कोई डाउट है? नो। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी हो तो प्लीज उसको आप देख लेना। अगर कहीं भी कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि हाँ भाई गलती हुई है तो आप प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर हो गई ना बात? यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया भाई, इसको समझते हैं। 5 point charges each of value q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L। मतलब एक तरह का एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन तो आप समझते ही हो, मतलब हेक्सागन तो सुना होगा, अरे बेंजीन तो पढ़ा होगा, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो ना। हाँ तो वो रेगुलर हेक्सागन ही तो है, ये इस तरह से बना दिया मैंने। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। यानी इस हेक्सागन के सेंटर पे। अच्छा इस हेक्सागन का सेंटर कहाँ होगा बताओ, कहाँ होगा इसका सेंटर? सेंटर में? हाँ बताओ। जहां पे ये सारे डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा इसका सेंटर, नहीं होगा? यस सर। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर फिर, है ना। मान लेते हैं सेंटर पॉइंट O है। अब देखो सेंटर पे कितना चार्ज रखा है, -q, यानी इस पॉइंट O पर रखा है -q चार्ज, और इसके 5 वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं, 5 वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं।
कितने कितने के, क्यू क्यू के, यानी पॉइंट ए पर कितना है क्यू, बी पर क्यू, सी पर क्यू, डी पर क्यू, ई पर क्यू, एफ पर नहीं रखा चार्ज, 5 पे ही तो बोला है ना उसने, 5 पे रखा है, 5 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 रख गए। अब एफ पे तो उसने फोर्स रखा ही नहीं है, हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इस माइनस क्यू चार्ज पे कितना टोटल फोर्स लग रहा है। ये क्या है, ये क्वेश्चन किसका है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये किसका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ या ना? यस सर। हाँ, कैसे फाइंड करेंगे समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है समझना, बस थोड़ा सा चीजों को थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट पे, ठीक, डिपेंड करता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की, करता है ना डिपेंड। मान के चलो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो लगने वाला फोर्स भी हमेशा सेम रहेगा, बोलो। यस सर। अब आप पॉइंट ए को देखो और पॉइंट ओ को देखो, पॉइंट ए पर कितना चार्ज है, क्यू, पॉइंट ओ पर कितना है, माइनस क्यू। इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको, मतलब मैग्नीट्यूड फोर्स जब हम लिखेंगे तो माइनस तो वैसे ही हटा देंगे ना, ठीक है। अब ओ पॉइंट क्या है, सेंटर, यानी ओ पॉइंट का ए से डिस्टेंस, बी से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस, डी से डिस्टेंस, ई से डिस्टेंस, एफ से डिस्टेंस सब सेम ही तो होगा क्योंकि वो सेंटर है। मान लो आर है, डिस्टेंस तो सारी सेम ही होगी क्योंकि सेंटर है ना, अरे भैया समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी ए और ओ के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना आएगा, अगर हम बात करें ए और ओ के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा। और डी और ओ के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा सर, बताओ आप, डी और ओ के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी वही होगा, देख लो आप क्यों होगा, समझ तो गई होगे, क्योंकि डी पर भी तो क्यू चार्ज ही है और ओ पर भी तो माइनस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस तो ये आ रही है ना, सेम है, ठीक है। अब सुनना, ओ पे रखा नेगेटिव, ए पे रखा पॉजिटिव, तो ओ पॉइंट जो होगा ए उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन, माइनस चार्ज प्लस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ओ पॉइंट में टेंडेंसी होगी कि वो चला जाए ए की तरफ, हाँ या ना, अट्रैक्शन लगेगा। yes, और डी पॉइंट पे भी प्लस का चार्ज रखा है तो ये इसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा, डी भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा, हाँ या ना। यस सर। तो अब आप समझो बात को कि पॉइंट ओ पर एक फोर्स लग गया यहाँ की तरफ और एक फोर्स लग गया यहाँ की तरफ, और ये वाला फोर्स है एफ ए ओ और ये वाला फोर्स है एफ डी ओ, क्या इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ या ना। देखो आप ये लिखे, ए से ओ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ओ से डी तक का है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स तो सेम हो गए सर, ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल कर रहे थे इसको, इतना बताओ लेथन फैलाना पड़ा हमें, इतना रायता इसको फैलाना पड़ा सिर्फ कैंसिल करने के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ये चीज क्लियर है इतनी बात आपको, यस सर। गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट बी की और पॉइंट ई की, क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी तो है, बी वाला चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ई वाला पॉइंट भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है ना। लेकिन दिक्कत है कि सी पॉइंट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेगा, सी पॉइंट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन यार एफ पॉइंट पे कोई चार्ज ही नहीं है कि वो इसको कैंसिल कर सके, कोई चार्ज है क्या एफ पॉइंट पे, कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि नेट फोर्स अगर पॉइंट ओ पे हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0, सी पे कितना चार्ज था क्यू, ओ पे कितना था क्यू, और डिवाइड किसका होगा, आर स्क्वायर का, ये आएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है, क्योंकि ये वाला जो सी को ने इसको अट्रैक्ट किया है अपने तरफ, इसको सी ने जो अपने तरफ अट्रैक्ट किया है उसको कैंसिल करने वाला एफ पे कोई चार्ज है ही नहीं, अगर एफ पे भी सेम चार्ज होता तो सी पे भी कैंसिल हो जाता, यानी नेट फोर्स उस केस में कितना आता, ओ पॉइंट पे 0, लेकिन अभी तो 0 नहीं आएगा, लेकिन आर तो गिवन ही नहीं था क्वेश्चन में,
हमें तो इसमें साइड कितनी दी गई थी, L, ये साइड L दी है, ये वाली साइड L दी है, ठीक है। अब ये L और R का क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको। हाँ वो हो जाएगा मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर इनकेस मान लो नहीं पता है किसी को तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। हेक्सागन है, आपको इतना तो पता है, ये सारे एंगल 60 के होते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पूरा L था तो ये L/2 हो जाएगा आधा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी थी हम लोगों ने, R मानी थी, है ना। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितने का है, 60 का है, ठीक है। ये पूरा एंगल 60 का है तो ये आधा 30 का होगा ना, या फिर इसको क्या दो, ये 60 का एंगल है। अब आप इस छोटे से ट्राइंगल में क्या लगा दो, cos 60, क्या लगा दो, cos 60। तो cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका L/2, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कितनी है, R। तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सॉरी L था ऊपर, तो R की वैल्यू L के इक्वल आ गई यार ये तो, यानी फाइनली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में L², ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो इतनी बात में तो प्लीज मुझे बता दो। Q और Q को Q² लिख देंगे, है ना, नहीं तो आप सोचो कि मतलब ये क्या है। हाँ तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो चुकी है आपको, इतना मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं आपके हवाले है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना प्लीज, ठीक है। और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।